हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आइए डेलेट का अगला मॉक टेस्ट लगाते हैं। पीछे हम लोगों ने 28वां मॉक टेस्ट लगा लिए है और आज हम लोग 29वां मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल इसका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको एक शब्द बताना है कि तीव्र बुद्धि वाले को हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी आपका होगा, यानी कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलें दोस्तों। चलिए, दूसरा सवाल बोला जा रहा है, शाश्वत का विलोम बताना है आपको। शाश्वत का विलोम क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थायी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे, तीसरा बोला जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे डैश रहा हूँ, खा रहा हूँ, या मैं पौधे जगा रहा हूँ, मैं पौधे लगा रहा हूँ, या मैं पौधे भगा रहा हूँ। तो दोस्तों राइट आंसर देखने से पता चल रहा होगा, राइट आंसर सी लगाइएगा, मैं पौधे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे, चौथा सवाल है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण का आपको पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो, यानी कि अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आभूषण को हम अलंकार भी बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और पांचवा सवाल है, वो वाला अलंकार नहीं जो हिंदी सब्जेक्ट में आता है, ये दूसरा अलंकार है। ठीक है, अलंकार का मतलब आभूषण हो गया, गहना, है ना। आइए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि संकट से कठिनाई से बचना, ना संकट में होना चाहिए परफेक्टली, संकट में कठिनाई से बचना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, छठा सवाल है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अच्छा, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, ये जो वाक्य दिख रहा है आपको, ये करेक्ट वाक्य है, शुद्ध पूछा गया है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, सातवां सवाल पूछा गया, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ सबको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी, सबको पता होगा, संघर्ष करना, ना लोहे चने चबाना या लोहे का चना चबाना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए, आठवां सवाल दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये नहीं यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सवाल का कहना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो बताना है कौन सा शब्द इनमें सही है, बाकी जो दिख रहा है वो तो गलत है, एक इसमें सही है। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, जो मयंक दिख रहा है ना आपको, ये सही वर्ड है। ठीक है ना, सही शब्द है। बाकी दवाइयाँ जो दिख रहा है, उज्ज्वल दिख रहा है, ये तो उपयोग सभी हो गया। दवाइयाँ उज्ज्वल ये गलत है। दवाइयाँ को आप किस प्रकार लिखिएगा? तो यहाँ पे दीर्घिकार होगा। ठीक है, तो दवाइयाँ इस प्रकार होगा। उज्ज्वल में क्या होगा? ये जौ में जो संयुक्त लगेगा, यानी कि हर्षऊ तो होगा, बाकी एक जो और एक जो फिर लगेगा, तब जाके वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर लो होगा, तब बनेगा उज्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पे उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ सी सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप करेक्ट आंसर सी लगाइएगा। अगले सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और आज जो है, कल ही शायद हम इसमें डाले थे, कम्युनिटी पोस्ट भी डाले थे, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, यूट्यूब पे, ना आप लोग देखे भी होंगे। देखिए, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। सो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों सी लगाइएगा, यानी कि अरविंद। ठीक है, कमल को हम अरविंद भी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 10वां सवाल आपसे पूछा गया, संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संधि का दोस्तों आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सम जोड़ धी। ठीक है, सम जोड़ ध में हर्षिकर वाला धी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। आइए अगले सवाल पे, 11 नंबर बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित किस शब्द में समास है, ये आपको बताना है। समास वाला कौन सा शब्द है, ये पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी में समास है। ठीक है, राजाध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, सभी तो एक प्रकार का समास ही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, 12 नंबर बोला गया है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप आपको बताना है। नदी को हम पुल्लिंग के रूप में क्या बोल सकते हैं? दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि नद। ठीक है, नदी एक स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, तो उसका पुल्लिंग रूप होगा नद। अगले सवाल पे आइए, 13 नंबर बोला गया है, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा। ठीक है, अहिरीन हो जाएगा, अहिरीन। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप अहिरीन होगा, ऑप्शन सी है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा गया दोस्तों, ये देख लीजिएगा। अगला सवाल है, कर शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि कर जो है वह शब्द का कौन सा इसमें अर्थ नहीं है? कर का मतलब बर्फ होता है क्या? कर का मतलब पानी होता है? कर का मतलब हाथ होता है? कर का मतलब हस्त होता है? क्या होता है?
तो नहीं सिर्फ बताना है, 3 तो सही है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए लगाइएगा, बर्फ़ नहीं होता है, ठीक है। कर का अर्थ बर्फ़ नहीं होता है, कर का अर्थ पानी होता है, कर का अर्थ हाथ भी होता है, हस्त भी होता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे सही होगा। अगले सवाल पे दोस्तों, वह गंदगी से घृणा करता है। तो यहाँ पे जो से दिख रहा है, पूछ रहा है ये से कौन सा कारक है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ पे अपादान कारक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, अपादान कारक। अगले सवाल पे आइए, सोहन मकान के भीतर है, में कौन सा कारक परसर्ग है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए यानी अधिकरण हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही। अगले सवाल पे आइए, 17 नंबर में बोला गया है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, में कौन सा वाच्य है, आपसे वाच्य पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि कर्मवाच्य है, ठीक है। कर्मवाच्य ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, और पहले सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं। 18 नंबर में पूछा गया है, जो तुम्हारी अनुसावन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घर जिमी डारों फोरी, सकहूँ मेरी मूसक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, रस पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, यहाँ पे वीर रस है इसमें, ठीक है। बी आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए, 19 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है, उसे आप क्या कहिएगा। दोस्तों राइट आंसर डी लगेगा, उसे हम चौपाई बोलते हैं ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौपाई बोलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे है आपका 20 नंबर का सवाल पूछा गया आपसे, 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद कौन सा है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, दोहा उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोहा होगा। अगले सवाल पे आइए, 21 नंबर में पूछा जा रहा है, गर्व करऊँ रघुनंदन जिन मन माह, और उसके बाद देखा आपन मूर्ति सिय के छाह। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि प्रतीप अलंकार है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलें दोस्तों अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे 22 नंबर का सवाल पूछा गया है, पट पित मानहु तड़ित रुचि, सूचि नोमी जनक सतवर। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा गया है। तो बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर बी लगाइएगा, उपमा अलंकार इसमें, ठीक है। उपमा अलंकार ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे, और 23 नंबर में पूछा गया है आपसे, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अतिशोभा, चले संग लोचन मनुलोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है, आपको यहाँ पे छंद का प्रकार बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि चौपाई है ये, ठीक है। चौपाई छंद है, ऑप्शन सी सही होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 24 नंबर का सवाल पूछा गया है, जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है, फिर से आपको छंद यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, रोला छंद है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, यहाँ पे आपका गद्यांश है, तो हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्न में से कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है ना, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया गया है सारा, क्या गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा ताप्ती, तो सब तो दे गया है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी लगाइएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी नदियों का जिक्र जो है गद्यांश में किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सवाल को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए सवाल है आपका 36 यानी कि क्रिप्टन दिया गया है, KR 36 और 86 और रुबिडियम RB जो है 37 87 को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। अगले सवाल पे आइए, 72 नंबर में बोला जा रहा है, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है, ये आपसे पूछा गया, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम सामान्य कौन सा नाम यूज करते हैं, तो न्यूक्लियन यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा दोस्तों। अगले सवाल पे आइए, और यहाँ पे आपका 73 नंबर का पूछा जा रहा है, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं, बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि ऋणात्मक है ना। बीटा में किस प्रकार का जो है आवेश होता है, ऋणात्मक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, और आपका 74 नंबर का सवाल है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा।
बहुत बार पूछा गया दोस्तों सवाल है, राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है, ये हो जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसका आवेश का मान कितना होता है ये भी पूछा जाता है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पर, यहाँ पे आपका 75 नंबर का सवाल। तो पहले सवाल को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आइए देखिए, पूछा गया सजावटी पौधा है, इनमें से कौन सा सजावटी पौधा है बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि कैक्टस। कैक्टस का जो पौधा होता है वो सजावटी पौधा के अंतर्गत गिनती में आता है। अगला आइए दोस्तों, 76 में पूछा गया औषधीय पौधा कौन सा है बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा, यानी कि नीम, ठीक है। औषधीय पौधा नीम हो जाएगा। कपास, जौ या फिर साल का पौधा औषधीय पौधा नहीं होगा, नीम जो है वो एक औषधीय पौधा के अंतर्गत आता है। अगले सवाल पे दोस्तों 77 में बोला जाएगा खाद्य उत्पादक पौधे कौन से हैं, ये आपको बताना है, खाद्य उत्पादक वाले पौधे। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, क्या हो जाएगा आपका, मकई, है ना। आंवला, मैरीगोल्ड, टिक जो होता है ये सब खाद्य पदार्थ के अंतर्गत वाले आने वाले पौधे नहीं है। मकई तो हम खाते ही है ना, तो वो खाद्य पदार्थ वाले पौधे के, ऑप्शन आपका ए करेक्ट। अगले सवाल पे दोस्तों 78 नंबर का सवाल पूछा जाए, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है बताना है दोस्तों आपको। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, डी आपका करेक्ट होगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है ना। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायता करता है, राइबोसोम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए 79 नंबर का सवाल पूछा गया, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है, बायोलॉजी का भी सवाल ये। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ए, यानी कि क्या होता है, ऊर्जा पैदा करना। कोशिका में सूत्रकणिका का काम होता है, सूत्रकणिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया रहता है सूत्रकणिका, बाकी आपको सूत्रकणिका नाम कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह आपको माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, और यहाँ पे आपका 80 नंबर का पूछा जा रहा है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो आपका सी, जो जिस भी स्टूडेंट ने मारा है सही मारा है, अंडवाहिनी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगले सवाल पे आइए, मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर ए लगाइएगा, है ना, क्या होगा आपका 31 जोड़ी। 31 जोड़ी का मतलब समझ रहे हैं, यानी 62 को, ठीक है, 62 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको जोड़ी में बताना, इसलिए 31 सही है। आइए अगले सवाल पे, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है बताना है आपको। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगले सवाल पे ये 83 में बोला जा रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है बताइएगा दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र होता है वो कहाँ होता है, बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि मेरुदंड में, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का, है ना। अगले सवाल पे आइए, 84 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक उत्पादन उसके तने में होता है बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आलू में, है ना। आलू में जो है वनस्पतिक उत्पादन उसके तने में ही हो जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, 85 में बोला जा रहा है, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है बताइएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया सवाल है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का ही काम होता है कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण करता है, कि कितना जाना है कितना आना है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अगले सवाल पे आइए, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, ये आपको बताना है। राइबोसोम से रिलेटेड एक और सवाल अभी पीछे आया था, फिर आपको बताना है कि राइबोसोम पाए जाते हैं कोशिका में, लेकिन किसकी सतह पर वो अवेलेबल होता है, ये पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे क्या लगाइएगा, बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर सी होगा। जो भी स्टूडेंट लगाए हैं सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाए जाते हैं, और कोशिका ये जो है राइबोसोम होता है वो गुच्छे बनाकर भी रहते हैं और अलग अलग बिखरे पड़े भी होते हैं, ठीक है। तो अभी सवाल पूछा है किसके सतह पे पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी क्या है, कोशिकांगक है। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, और 87 नंबर का सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है बताइएगा। श्वसन और रक्त संचालन का जो क्रिया होता है उसको जो है ये क्या करता है, संभालता है। तो कौन संभालता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए, 88 में बोला गया है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव यानी कि HG के mm में कितना होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर ए जो भी लगाए हैं सही लगाए हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 80, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, और अगला सवाल है आपका यहाँ पे 89 नंबर का सवाल, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ध्रुवोत्तर होती है। ध्रुवोत्तर मतलब सबसे अधिक होती है, यानी कि अच्छी तरीके से होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि नीला रंग में, ठीक है। और बैंगनी में सबसे कम होता है ना, बैंगनी में सबसे कम और नीला में सबसे अधिक।
अगले सवाल पे आइए दोस्तों। अगला सवाल है आपका 90 नंबर का सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए सवाल है आपका, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। तो बताइएगा दोस्तों, फिजिक्स का ये बहुत ही फेमस सवाल है। दोस्तों राइट आंसर जिसने भी लगाया है ऑप्शन आपका बी जो है लगाए हैं वो सही लगाए हैं। विद्युत मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत को अगर यांत्रिक में बदलता है तो विद्युत मोटर हमें यूज करना होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगले सवाल पर यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बताना है। सबसे ऊंचा चोटी संसार की क्या है, माउंट एवरेस्ट, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची बोला गया है। तो बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों K2 जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाए हैं। K2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8611 मीटर है ना इसकी ऊंचाई। अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा, 8611 मीटर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका 92 नंबर का सवाल स्टार्ट हो रहा है। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बताइएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर, जो मोस्टली अधिकतर नदियाँ जो हैं वो उत्तर से दक्षिण बहती है या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जिन्होंने भी सी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। लीना नदी है ना, लीना नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे, देखिए 93 नंबर का सवाल है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। वाह क्या सवाल है दोस्तों, सबसे गहरी झील विश्व की बताना है। तो दोस्तों जिन्होंने भी ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, बैकाल झील। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बैकाल झील। इसका जो है गहराई थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, गहराई पूछता है इसका, इसलिए बोल दें, इसका गहराई जरूर देख लीजिएगा बैकाल झील का। आइए, निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी में, निम्न में से कौन सी नदी में सबसे, हाँ ये सही है, हमको भी सवाल थोड़ा सा अजीब लगने लगा भाई। निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है, बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही, यानी कि अमेजन नदी में, है ना। अमेजन नदी में सबसे अधिक पानी बहता है, और अमेजन का जंगल तो दोस्तों फेमस है ही। आइए अगले सवाल पे, 95 नंबर में बोला जा रहा है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। काफ़ी फेमस जो है ज्वालामुखी है ये। राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि अफ्रीका महादेश में, है ना, याद रखेगा, अफ्रीका महादेश। आइए अगले सवाल पे 96 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है, बताइएगा। यानी कि किसका किसका पहले जन्म हुआ, कौन कौन किसका किसका पहले वो है अधिकार था, शासन किसका किसका किस क्रम में हुआ, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर सी होगा। जिन्होंने भी लगाए हैं वो सही लगाए हैं। पहले हुमायूं होगा, फिर होगा अकबर, फिर जहांगीर, और फिर शाहजहां। आइए अगले सवाल पे 97 नंबर का सवाल है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। काफ़ी फेमस सवाल है, आप शायद 10th क्लास से ही पढ़ते आए होंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन आपका ए जिन्होंने भी लगाए हैं दोस्तों आप सही लगाए हैं। कोणार्क यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आइए, 98 नंबर में बोला जा रहा है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। अकबर का मकबरा यहाँ पे कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों डी जिन्होंने भी लगाया है सही लगाया, सिकंदरा में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे आइए, और अगला सवाल आपका यहाँ पे 99 नंबर का सवाल है। देखिए पूछा गया है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। आइए 100 नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, बताइएगा दोस्तों। दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर बदली थी, ये आपको पूछा गया है, दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी। दोस्तों राइट आंसर ए जिन्होंने भी लगाया सही लगाया, मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल पागल बादशाह है ना, इसको पागल बादशाह भी बोला जाता है, नहीं कुछ तो राजधानी बदल दिया था। आइए अगले सवाल पे 101 नंबर का सवाल, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है, बताना है आपको। रामागुंडम बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, गोदावरी नदी पे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले सवाल पे आइए, 102 नंबर में बोला जा रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है। बिहार का गम कहिए, बिहार का शोक कहिए, सबको पता होगा दोस्तों। आप बिहार वासी हैं तो आपको तो पता होना ही चाहिए। ऑप्शन आपका बी होगा, कोसी नदी, है ना। बिहार का शोक या फिर बिहार का गम, गम मतलब क्या होता है, टेंशन, है ना, शोक यानी दुख। आइए अगले सवाल पे, आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर जिन्होंने भी डी लगाया है सही लगाया, प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट है। आइए अगले सवाल पे 104 नंबर का सवाल है, ताशकंद किस देश की राजधानी है। ताशकंद किस देश की राजधानी है, बताइएगा।
स्वामी विवेकानंद ने एक बार ताशकंद समझौता किया था, याद है आप लोग को। राइट आंसर यहाँ पे क्या लगाइएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ताशकंद किस देश की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। आइए अगले सवाल पे 105 नंबर में पूछा जा रहा है, मार्को पोलो किस देश के वासी थे, बताइए। मार्को पोलो किस देश के वासी थे। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि इटली के थे ना, इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए 106 नंबर में पूछा जा रहा है, पाइथागोरस थे, यानी पाइथागोरस क्या थे, रोमन थे, फिनीशियन थे, यूनानी थे या फिर असीरियन थे। तो दोस्तों राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही लगाए हैं, यूनानी थे। ठीक है, पाइथागोरस क्या थे, यूनानी थे, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगले सवाल पर 107 नंबर पूछा गया, तत्व यानी कि एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, बताइएगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया, एटम, है ना, एटम यानी परमाणु। तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, परमाणु यानी एटम। एटम इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया है, हिंदी में से परमाणु कहते हैं, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगले सवाल पे आइए, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, बताइएगा दोस्तों। जिनको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों बी होगा, यानी मैगलन ने, है ना, मैगलन ने पूरी दुनिया को छान मारा था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैगलन, ऑप्शन बी सही है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 109 नंबर में पूछा जाए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, बताइएगा। जो भारत का जो लोकतंत्र है उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचिए तो। राइट आंसर दोस्तों जिन्होंने भी सी लगाया है बिल्कुल सही लगाया दोस्तों, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 110 नंबर का सवाल। अच्छा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ऐसा नहीं कि कानून ही बदल देना है, यानी कि संविधान ही बदल देना, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ कानून में सुधार लाना है। आइए अगले सवाल पे 110 नंबर का सवाल है, लास्ट सवाल है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। कौन सा ऐसा वृक्ष है जो सिर्फ पर्वतीय वन में पाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल ए जिन्होंने भी लगाया है, चेस्टनट का, वो बिल्कुल सही लगाए हैं दोस्तों। चेस्टनट का जो वृक्ष है वो पर्वतीय वन में पाया जाता है, पर्वतीय जंगलों में, है ना, ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों आज का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे अभी आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जाके यहाँ का क्लास देख लीजिए, वहाँ पे आप PDF आसानी से आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वहाँ पे भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।